हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज़। हमने ऑलरेडी द पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 एंड हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 कंप्लीट कर लिया है। अब हम रन कर रहे हैं द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 की सीरीज़। उसमें हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 72 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 73 से, और आज मैं कोशिश करूंगी कि ये एक्ट कंप्लीट कर दूं। एंड इसके बाद जो एक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एक्ट स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं पहले वो एक्ट स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो हमारा जो आज का पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 73, ये हमें क्या बता रहा है? एप्लीकेशन टू रजिस्टर वेयर सब रजिस्टर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, एप्लीकेशन किसको दे रहा है? रजिस्ट्रार को, जहाँ सब रजिस्ट्रार जो है ना वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है कि वो रजिस्टर करेगा। किस ग्राउंड पे? ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के ग्राउंड पे रिफ्यूज़ कर दिया है रजिस्ट्रार ने या सब रजिस्ट्रार ने रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, वहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं रजिस्ट्रार को। तो वेयर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट ऑन द ग्राउंड दैट एनी पर्सन बाय whom it purpose to be executed or his representative or assigns denies its execution, any person claiming under such document or his representative, assign or agent authorized as aforesaid may within 30 days after making of the order of refusal apply to the registrar to whom such registrar is subordinate in order to establish his right to have the document register। यानी कि जहाँ जो है सब रजिस्ट्रार वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है रजिस्टर करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट। किस ग्राउंड पे? ऐसे ग्राउंड पे कि कोई पर्सन जो है ना जिसके द्वारा वो एग्जीक्यूट करना चाहिए था, जिसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा या साइनी के द्वारा एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो डिनाई कर रहा है उसका एग्जीक्यूशन, और इस कारण से सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए। तो कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है ना उस डॉक्यूमेंट के अंदर या उस पर्सन का जो क्लेम कर रहा है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या साइनी एजेंट या ऑथराइज एजेंट, ठीक है, वो क्या करेगा? विद इन 30 डेज। 30 डेज क्या करेगा? 30 डेज किस दिन से? जिस दिन रिफ्यूज़ल का ऑर्डर मेड किया गया है, अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार को जिसके अंदर वो सब रजिस्ट्रार काम करता है, और बोलेगा इस्टेब्लिश करिए उसका राइट टू हैव डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये बात बोल रही है। तो सिंपली इसमें यही बोला जा रहा है कि सब रजिस्ट्रार जो है ना वो अगर रिफ्यूज़ कर दे रहा है रजिस्टर करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट इस ग्राउंड पे कि जो पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा था या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव था या साइनी था या कोई भी एजेंट जो ऑथराइज एजेंट था, इन लोगों ने उसका एग्जीक्यूशन डिनाई कर दिया, इसलिए सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया है। तो कोई पर्सन अगर उस डॉक्यूमेंट को क्लेम कर रहा है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, वो बोलेगा कि वो 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्ट्रार को कि, और उस रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट देगा जो कि जिसके नीचे वो सब रजिस्ट्रार सबऑर्डिनेट है, जिसके अंडर है वो, जिसने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको एप्लीकेशन दे देगा। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? सच एप्लीकेशन में बी इन राइटिंग। अब ये एप्लीकेशन जो देगा वो कैसा होना चाहिए? वो राइटिंग में होना चाहिए, और शेल बी अकम्पेनिड बाय अ कॉपी ऑफ द रीजन्स रिकॉर्डेड। यानी कि जो भी रीज़न होगा ना उसको रीज़न जो भी है उस जो क्लेम कर रहा है जो पर्सन, उसका जो भी रीज़न है कि उस टाइम में क्यों उसका एग्जीक्यूशन डिनाई किया गया, और हर रीज़न के साथ जो भी सेक्शन नंबर 71 में दिया गया है और स्टेटमेंट, ठीक है, उस एप्लीकेशन में वो क्या होगा? वेरीफाई किया जाएगा एप्लीकेंट के द्वारा उस मैनर में जैसे भी लॉ बताता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में। यानी कि जैसे वेरिफिकेशन किया जाता है प्लांट का, वैसे वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि जो भी एप्लीकेशन होगा जो रजिस्ट्रार को मेड किया जाएगा वो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि वो राइटिंग में होनी चाहिए, उसके साथ कॉपी अटैच होना चाहिए जिसमें रीज़न रिकॉर्ड होना चाहिए सेक्शन 71 के अंदर, और स्टेटमेंट भी होना चाहिए उस एप्लीकेशन में, और वो क्या होगा? वेरीफाई किया जाएगा एप्लीकेंट के द्वारा उसी मैनर में जैसे कि प्लांट को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से प्लान को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया तो किसके पास एप्लीकेशन जाएगा? रजिस्ट्रार के पास। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट सेक्शन देखने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन नंबर 77, क्योंकि ये जो बाद के सेक्शन है ना 74, 75, 76, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं जो सेक्शन नंबर 77 है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार।
तो वेयर रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू ऑर्डर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर 72 और अ डिक्री Section 76, any person claiming under such document or his representative or signing agent may, within 30 days after making of the order of refusal, institute in the civil court within the local limit of whose original jurisdiction is situate the office in which the document is sought to be registered, a suit for a decree directing the document to be registered in such office if it be duly presented for registration within 30 days after passing of such decree। यानी कि जहाँ रजिस्ट्रार ने क्या किया है, रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है, रिफ्यूज क्या किया है, टू ऑर्डर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर, यानी कि रजिस्ट्रार ने भी रिफ्यूज कर दिया उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए सेक्शन नंबर 72 के अंदर, या डिक्री मेड किया गया है सेक्शन नंबर 76 के अंदर। तो कोई पर्सन जो क्लेम कर रहा है ना उस डॉक्यूमेंट के अंदर, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या साइनी या एजेंट, वो 30 दिन के अंदर क्या करेगा, 30 दिन के अंदर किस दिन से, जिस दिन ऑर्डर रिफ्यूजल का मेड किया गया रजिस्ट्रार के द्वारा, वो सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर देगा सूट, जहाँ के लोकल जुरिस्डिक्शन में वो है, वो सिविल कोर्ट उस वहाँ पे कर देगा, ठीक है, उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जहाँ पे ऑफिस सिचुएट करता है, और कौन सा ऑफिस, जहाँ पे डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना था वो ऑफिस, ठीक है। तो ये बता रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सूट जो है, अ सूट फॉर अ डिक्री डायरेक्टिंग द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड इन सच ऑफिस बी ड्यूली प्रेजेंट विद इन कितने दिन के अंदर, 30 डेज। यानी कि सिंपल हमने जो पढ़ा था ना 73 नंबर सेक्शन में, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया और उसका एप्लीकेशन हम 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया, जो भी, और कौन लेके जाएगा, वो पर्सन जो क्लेम कर रहा है। और डिनाई क्यों हुआ था, मतलब रजिस्ट्रेशन डिनाई का रिफ्यूज़ल क्यों हुआ था, क्योंकि उस जो पर्सन ने एग्जीक्यूट किया उसने डिनाई कर दिया था एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब जो है 77 जो है बता रहा है कि रजिस्ट्रार ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, तो क्या करेंगे, अगर रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया 72 के अंदर या 76 के अंदर, तो क्या सिविल कोर्ट के पास जाएंगे 30 दिन के अंदर, उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, उस ऑफिस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, उस ऑफिस का जुरिस्डिक्शन देख के जहाँ पे डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना था, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन नंबर 77 का क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 देख लेते हैं। द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 2 and 3 of 75 shall mutandis apply to all document presented for registration in accordance with any such decree, and notwithstanding anything contained in this act, the document shall be receivable in evidence in such suit। यानी कि जो है सेक्शन नंबर 75 का सबसेक्शन 2 और 3 है ना, ये अप्लाई होता है, ठीक है, अप्लाई होता है सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, और वो किस हिसाब से किया जा रहा है, इन अकॉर्डेंस विद सच डिक्री के हिसाब से। और जो भी तो क्या बोला जा रहा है, तो और वो सारे डॉक्यूमेंट जब हो जाएंगे ना रजिस्टर, तो फिर उसको रिसीव किया जाएगा एज एविडेंस इन अ सूट, ठीक है। तो जितने भी प्रोविजंस जो हैं 75 के क्लॉज 2 और 3 वो अप्लाई होगा सारे डॉक्यूमेंट पे जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो जो डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव किया जाएगा एविडेंस के तौर पे किसी भी सूट में। ये था हमारा सेक्शन नंबर 77। यहाँ इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर जो 12 था वो भी ख़त्म हो जा रहा है। अब हम चलेंगे पार्ट 13 में, जो कि हमें बता रहा है ऑफ द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन सर्चेज एंड कॉपीज़ के बारे में, ठीक है। अब इसमें भी जो है सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना वो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो फीस टू बी फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये हम छोड़ सकते हैं। 79 भी हम छोड़ सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ फीस के बारे में बोल रहा है। 80 भी हम छोड़ सकते हैं, फीस पेबल। तो दिस चैप्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको छोड़ के जा सकते हो। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पार्ट जो है 14 की तरफ, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये पेनल्टी के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है, पेनल्टी के बारे में बता रहा है। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 81 जो है हमें क्या बताता है। तो 81 बताता है पेनल्टी फॉर इनकरेक्टली इंडोर्सिंग, कॉपिंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू इंजर। यानी कि किस चीज़ के लिए पेनल्टी लगाया जा रहा है, जिसने इनकरेक्टली, गलत तरीके से इंडोर्स किया है, कॉपी किया है, ट्रांसलेट किया, रजिस्टर किया कोई भी डॉक्यूमेंट, और इस इंटेंशन से किया है कि इंजर कर सकते हैं, ठीक है, इंजरी दे सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट एंड एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन हिज ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो कि अपॉइंट हो रहा है इस एक्ट के अंदर, और जितने भी पर्सन जो है एम्प्लॉयड हो रहे हैं उसके ऑफिस में इस एक्ट के पर्पस के लिए, ठीक है। हु बीइंग चार्ज विद द इंडोर्सिंग, कॉपी, ट्रांसलेटिंग, रजिस्टरिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड अंडर इट्स प्रोविजन, endorses, copies, translates और
registered such document in the manner which he knows or believed to be incorrect, intending thereby to cause, knowing it to be likely that he may thereby cause injury as defined in IPC to any person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years and fine or both। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, जितने भी रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे इस एक्ट के अंदर, और जितने भी पर्सन जो एम्प्लॉयड होते हैं ऑफिस के अंदर इस एक्ट के पर्पज से, और जिसको चार्ज किया गया है कि आपको इंडोर्स करना है, कॉपी करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है, या रजिस्टर करना है किसी भी डॉक्यूमेंट को, और वो प्रेजेंट करेगा या डिपॉजिट करेगा उस चीज़ को इंडोर्स करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट को उस मैनर में जो उसको पता है और बिलीव है कि वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन सारी चीज़ों के लिए, इंडोर्स करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। अब आप जानबूझ के जो है उसको इनकरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप जानते हो कि ये गलत है और फिर भी इसको करने दे रहे हो। ठीक है, और इसलिए करने दे रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि उसके कारण जो है कॉज हो या लाइकली टू कॉज हो इंजरी, ऐसी इंजरी जो कि डिफाइन किया गया आईपीसी के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंजरी का डेफिनेशन जो है इंडियन पिनल कोड में कौन से सेक्शन में दे रखा है। आपका जो है आईपीसी भी आपके सिलेबस में कवर्ड है, तो आप जरूर सेक्शन में लिख के बताएं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अब जो है ये क्या बता रहा है, तो उसको कितनी पेनल्टी मिलेगी, उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 7 साल तक के लिए, और फाइन भी मिल सकता है या दोनों भी मिल सकता है। यानी कि अगर कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन जो उस ऑफिस में काम कर रहा है उसकी ड्यूटी है इंडोर्स कराने की, कॉपी कराने की, ट्रांसलेट और रजिस्टर कराने की कोई भी डॉक्यूमेंट, इस इंटेंशन से कि उसको हम इंजरी करें किसी पर्सन को, तो उसके लिए सज़ा कितनी है, 7 साल या फाइन या दोनों ही हो सकती है। फिर हम आते हैं 82 नंबर सेक्शन पे। ये क्या बताता है, पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपी और ट्रांसलेशन, फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट। अब यहाँ किस चीज़ के लिए पेनल्टी है, क्योंकि आप फॉल्स स्टेटमेंट मेड कर रहे हो या फॉल्स जो है कॉपीज या ट्रांसलेशन या फॉल्स पर्सोनेशन या उसका अबेटमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या पेनल्टी मिलेगी। तो हुएवर intentionally make any false statement whether on oath or not, and whether it has been recorded or not before any officer acting in execution of this act in any proceeding or inquiry under this act, या दूसरा क्या है, intentionally delivered to a registering officer in any proceeding under section 19 and 21 a false copy or translation of a document or false copy of a map or plan, or falsely personate another in such assumed character, present any document or makes any admission or statement or cause any summons or commission to be issued or does any other act in any proceeding or inquiry under this act or abates anything made punishable by this act। तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक है, तो ये बात हो रही है। तो किस चीज़ के लिए पेनल्टी, अगर आपने इंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट में किया है ओथ पे या ऐसे ही, ठीक है, चाहे उसको रिकॉर्ड किया गया हो या ना किया गया हो किसी ऑफिसर के सामने एग्जीक्यूशन के टाइम में इस एक्ट के, या इंक्वायरी या प्रोसीडिंग्स के टाइम में। ठीक है, तो आपने अगर फॉल्स स्टेटमेंट में किया, इंटेंशनली मेड किया है, तो फिर आपको पेनल्टी मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, अगर इंटेंशनली आपने डिलीवर किया है किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर को किसी प्रोसीडिंग के अंदर जो सेक्शन 19 और 21 के अंदर दे रखा है, क्या डिलीवर किया आपने, फॉल्स कॉपी और ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और अ फॉल्स कॉपी ऑफ अ मैप एंड प्लान। तो क्या दिया है, गलत कॉपी दे रखी है आपने ट्रांसलेशन के लिए किसी डॉक्यूमेंट का, या फॉल्स कॉपी दिया आपने मैप या प्लान का। ठीक है, या आपने फॉल्सली क्या किया, पर्सोनेट किया है, किसी को बताया कि आप दूसरे पर्सन हैं, आपने बताया कि आप बी हो और आपने बताया कि आप सी हो। ठीक है, तो आपने फॉल्सली पर्सोनेट किया किसी अदर को और अज्यूम किया है करेक्टर प्रेजेंट एनी डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट में जो भी बताया है कि उस पर्सन का जो भी अथॉरिटी है आपने वो अज्यूम कर लिया है। ठीक है, और उसके कारण कोई एडमिशन या एडमिशन कर रहे हो, या आप कोई स्टेटमेंट मेड कर रहे हो, या किसी को सम्मन कर रहे हो, ठीक है, एनी सम्मन्स और कमीशन इशू कर रहे हो, और कोई ऐसा अदर एक्ट कर रहे हो किसी भी प्रोसीडिंग्स में या इंक्वायरी में जो इस एक्ट में दे रखा है, तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। या तो लास्टली जो है इसमें आप अबेटमेंट कर रहे हो इन तीनों चीज़ों की, या तीनों में से किसी एक चीज़ों की। ठीक है, या तो फॉल्स स्टेटमेंट बनाना, या तो इंटेंशनली क्या डिलीवर करना रजिस्टरिंग ऑफिसर को फॉल्स कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन, या तो पर्सोनेट करना फॉल्सली। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी करो या इसका अबेटमेंट कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी, 7 साल तक के लिए। ठीक है, तो 7 साल की पनिशमेंट है,
या दोनों ही मिल सकता है आपको, ठीक है, या तो 7 साल मिलेगा या 7 साल विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो है हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 83। इसका देखिए सारा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ, ठीक है। ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 14। तो ये बता रहा है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 83, ये बता रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर में कमेंस प्रोसिक्यूशन। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, कमेंस कर सकता है प्रोसिक्यूशन। तो अ प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट कमिंग टू द नॉलेज ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी में बी कमेंस्ड बाय और विद द परमिशन ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल, द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार इन हुज टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट एज द केस में बी द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। यानी कि प्रोसिक्यूशन जो है ऑफेंस का, कोई भी ऑफेंस का जो स्टार्टिंग होता है, प्रोसिक्यूशन जो होता है वो स्टार्ट किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर। और वो कब किया जाएगा, जब वो चीज़ की नॉलेज जो है वो रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने आ जाएगी उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। वो फिर इंस्पेक्टर जनरल की परमिशन लेगा, वो चाहे वो रजिस्ट्रार हो या सब रजिस्ट्रार हो किसी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में जिसके टेरिटरी के अंदर उसको पोस्ट किया गया है। तो अगर उसको पता चलेगा कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है, किसके परमिशन से, इंस्पेक्टर जनरल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है, ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइबल बाय द कोर्ट और ऑफिसर एक्साइजिंग पावर नॉट लेस देन दोज ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। यानी कि यहाँ ऑथोरिटी दे रखी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ऑफेंस अगर पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, वो ट्राइबल हो रहा है किसी कोर्ट के द्वारा या ऑफिसर के द्वारा जो एक्सरसाइज कर रहा है ऐसा पावर, जो कि पावर जो है ना वो लेस देन नहीं है किसी भी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास की पावर से, ठीक है। तो ऑथोरिटी क्या है, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। और जो भी ऑफेंस पनिशेबल हो रहा है इस एक्ट में वो ट्राइबल कौन करेगा, कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑफिसर जो एक्सरसाइज कर रहा है किसका पावर, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास का पावर, ठीक है। तो याद रखिएगा मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास सेक्शन नंबर 83 के में दिया है ऑथोरिटी के बारे में, ठीक है। फिर 84 में आएंगे जो बता रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर टू बी डीम्ड पब्लिक सर्वेंट। अब रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होता है ना उसको माना जाता है कि वो क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी रजिस्टरिंग ऑफिसर हैं जिनको अपॉइंट किया जाएगा इस एक्ट के अंदर उनको डीम्ड किया जाएगा कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और किसके अंदर, सेक्शन नंबर 21 होता है आईपीसी का, उसके अंदर, ठीक है। और जितनी भी पर्सन है वो लीगली बाउंड होंगे कि उनको फर्निश करना इन्फॉर्मेशन वैसे रजिस्टरिंग ऑफिसर को जब भी वो मांगेंगे, ठीक है। तो जब भी उनसे डिमांड किया जाएगा तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, लीगली बाउंड है वो, और इन्फॉर्मेशन भी सही सही देना है, वरना आपको पेनल्टी लग जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट देने के कारण, ठीक है। और वो कितनी थी, 7 साल की। अब जो है सब क्लॉज 3 बोल रहा है सेक्शन नंबर 228 जो है आईपीसी का, उसमें वर्ड यूज़ किया है जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। वो क्या माना जाएगा, उसमें माना जाएगा कि उसमें इंक्लूड होता है कोई भी प्रोसीडिंग जो इस एक्ट के अंदर मेड की गई है, यानी कि इस एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग होगी ना तो वो कवर होगी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर। सेक्शन नंबर 84 के हमें ये बताया जा रहा है 84 में, ठीक है। अब जो आते हैं, अब यहाँ हमारा पार्ट 4 खत्म हो जाता, पार्ट 14 खत्म हो जाता है। अब हम आएंगे अपने लास्ट पार्ट पे जो है पार्ट 15, और इसका जो है पार्ट का नाम ये है मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट है ये, मिसलेनियस। अब जो इसका पहला सेक्शन है ये सेक्शन नंबर 85 है। ये हमें क्या बता रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसे है जिसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा तो उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अदर देन विल का नहीं किया जाएगा, देखिएगा अदर देन विल है, रिमेनिंग अनक्लेम्ड इन एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 2 years में बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये 2 लाइन का सेक्शन है, इसमें बस इतनी सी बात बोली जा रही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है ना जो कि विल नहीं है, याद रखिएगा विल नहीं इंक्लूड, विल को डिस्ट्रक्ट हम नहीं करेंगे, जो कि रिमेन अनक्लेम्ड रहता है, कब तक, 2 साल तक, ठीक है। 2 साल याद रखिएगा, टाइम लिमिट इज इम्पॉर्टेंट, सेक्शन नंबर इज इम्पॉर्टेंट 85, और विल जो है एक्सक्लूड किया ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इतने क्वेश्चन बन रहे हैं बस 2 लाइन में आपके, ठीक है। तो 2 साल से ज़्यादा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको क्लेम नहीं किया जा रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देंगे। डिस्ट्रक्ट करने की अथॉरिटी दे रखी है सेक्शन नंबर 85 में। अब जो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है, जो कि आज हमारा लास्ट सेक्शन होगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, वो है सेक्शन नंबर 19। क्योंकि इसके बाद जो सेक्शंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो डायरेक्टली हम जाएंगे 90 की तरफ। और दिस इज जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, इसको हम देखेंगे 90, और ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा आज के
टॉपिक के लिए और रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए भी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो एग्जेम्पशन है, किस चीज़ का एग्जेम्पशन है, सर्टेन डॉक्यूमेंट को जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट के फेवर में। तो नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और इन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1887 और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1871 और in any act thereby repealed shall be deemed to require or to have at any time required the registration of any of the following document map namely। यानी कि क्या बोला जा रहा है, इस एक्ट में कुछ भी नहीं दिखा दिया है इस एक्ट में, यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908, फिर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1887 में भी नहीं दिया है और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1871 में भी कुछ नहीं दिया है, और कोई अदर एक्ट जो रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 के आने के बाद रिपील हो गया था, तो वो क्या माना जाएगा, वो डीम्ड किया जाएगा कि वो जो है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर कर रहा है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, माना जाएगा, डीम्ड किया जाएगा। और ये क्या है, और यहाँ वर्ड दे रखा है नथिंग, और जहाँ भी ये वर्ड आता है इसका मीनिंग पूरा उल्टा हो जाता है। यानी कि इन सारे एक्ट में, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1887, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1871 और रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908, इन सब में, या और भी कोई एक्ट जो रिपील हो गया है, ठीक है, इन सब में कुछ भी दिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें। जो सबसे पहली चीज़ है वो डॉक्यूमेंट इशूड, रिसीव्ड और अटेस्टेड बाय ऑफिसर इंगेज इन मेकिंग सेटलमेंट और रिवीजन और सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड विच फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सच सेटलमेंट, ठीक है। ये जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है, रिसीव किया जाता है, अटेस्ट किया जाता है किसी ऑफिसर के द्वारा जो इंगेज है सेटलमेंट ऑफ और रिवीजन बनाने में या सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू करने में, जो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ रिकॉर्ड उस सेटलमेंट का, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट या मैप जो इशू किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, ऑथेंटिकेट किया जा रहा है किसी ऑफिसर के द्वारा जो इंगेज है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन मेकिंग, किसी में बनाने में या रिवाइजिंग करने में, किसमें, सर्वे, किसका, लैंड का, जो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या है, वैसे डॉक्यूमेंट विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स आर फिल्ड पीरियोडिकली इन एनी रेवेन्यू ऑफिस बाय पटवारीज और अदर ऑफिसर चार्ज विद द प्रिपरेशन ऑफ विलेज रिकॉर्ड। याद रखिएगा इन सब में ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। फिर सनद, इनाम, टाइटल डीड और अदर डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी और टू एविडेंस ग्रांट और असाइनमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ लैंड ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द लैंड, ठीक है, इसमें भी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, नोटिस गिवन अंडर 74, 76 ऑफ बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड ऑफ 1870 और रिलिंक्विशमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी बाय ऑक्यूपेंट और एलिनेटेड लैंड बाय होल्डर ऑफ सच लैंड। तो ये 5 चीज़ें जो हैं आप फिर से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें दे रखी है। डॉक्यूमेंट जो कि सेटलमेंट के टाइम में होता है, कीवर्ड याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट एंड मैप इशू एंड रिसीव ऑथेंटिकेटेड बाय ऑफिसर इंगेज इन दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट। फिर डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जा रहा है लॉ के द्वारा फॉर टाइमिंग इन फोर्स, जो फिल्ड किया जाता है पीरियोडिकली रिवेन्यू ऑफिसर के द्वारा या पटवारीज के द्वारा, ठीक है, या कोई सनद या इनाम या कोई टाइटल डीड और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि पर्पटिंग टू बी और टू एविडेंस ग्रांट और असाइनमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड, ठीक है। और फिर 5वां क्या है, नोटिस, जो 74 और 76 और बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड में दिया जाता है, और रिलिंक्विशमेंट किसी एक ऑक्यूपेंसी का ऑक्यूपेंट के द्वारा और एलिनेटेड लैंड का बाय होल्डर ऑफ सच लैंड, ठीक है। ये था क्लॉज 1। फिर क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, ऑल सच डॉक्यूमेंट एंड मैप shall for the purpose of section 48 and 49 be deemed to have been and to be registered in accordance with the provision of this act। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑल सच डॉक्यूमेंट एंड मैप्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 एंड 49 क्या माना जाएगा, उसको डीम्ड किया जाएगा टू हैव बीन टू बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो जितने भी डॉक्यूमेंट और मैप जो है ना इस पर्पस के लिए जो सेक्शन नंबर 48 और 49 में दिए गए हैं, उसको माना जाएगा कि वो रजिस्टर किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 90।
और इसी के साथ हमारा द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 कंप्लीट होता है, जो कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए कर रहे थे। तो हमने 3 एक्ट्स अब तक कंप्लीट कर लिए हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए। हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप मल्टीपल रिवाइज करो इन तीनों एक्ट्स की। और मैं कल से ही आपके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी लाने वाली हूँ, तो आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए और मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर ज्वाइन कीजिए अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड। दिस इज़ ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।